ज्योमेट्री का हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम क्या है कि कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट एंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है हमारे पास कि ए सरफेस में बी रिगार्डेड एज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट whose position vector r is a function of two independent parameter u and v। तो ये हमने पीछे भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सरफेस की डेफिनेशन असल में क्या होती है कि सरफेस जो है वो असल में लोकस ऑफ पॉइंट होता है जिनका पोजीशन वेक्टर जो है वो फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर u एंड v होता है आपके पास। एनी रिलेशन बिटवीन पैरामीटर f of u v is equal to 0 represent a curve on the surface because r then become a function of only one independent parameter। देखें, आप कहते हैं कि हमारे पास ये जो दो पैरामीटर्स हैं u एंड v, अगर इनके दरमियान एक रिलेशन बनाए यानी एक फ़ंक्शन बनाए यानी फंक्शन ऑफ u एंड v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आपको पता है पोजीशन वेक्टर जो है वो फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर यानी कि वन पैरामीटर का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी रीज़न लिखी है कि बिकॉज आर देन बिकम ए फंक्शन ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट पैरामीटर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इन पर्टिकुलर द कर्व ऑन द सरफेस along which one of parameter is constant are called parametric curves। यानी एक डेफिनेशन है यहाँ पे कि कर्व्स ऑन द सरफेस along which वन ऑफ पैरामीटर इज़ कांस्टेंट, यानी दो पैरामीटर हैं, अगर इनमें से कोई एक कांस्टेंट हो जाएगा तो आपके पास एक कर्व बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक कर्व। यानी अगर आप u को कांस्टेंट रखते हैं देन एक कर्व बनेगी, पैरामीट्रिक कर्व बनेगी। अगर v को कांस्टेंट रखते हैं देन आपके पास एक पैरामीट्रिक कर्व बनेगी। Position of any point on the surface is uniquely determined by the value of u and v. So the parameters u and v constitute a system of coordinates। अब बात सुनिए, हमने क्योंकि कहा है कि ये फंक्शन ऑफ, अब सरफेस के ऊपर चले गए हैं ना, तो पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, जाहिर सी बात है सरफेस के ऊपर हम क्या बना रहे हैं, कर्व की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, यानी u और v से। ये u और v कोऑर्डिनेट है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। सो द पैरामीटर u एंड v constitute ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर ए पॉइंट ऑन द सरफेस। यानी कि आपके पास ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बनेंगे किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ठीक है, विच आर नाउन एज कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट्स। आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पे कि x हमारे पास ये है, जिसमें ये देखें x जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई है, y जो है वो भी फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई है, और z जो है वो थीटा का फंक्शन है। रिप्रेजेंट स्फीयर विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस a, यानी ये हमारे पास स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप देखें कि इसमें जो x है वो असल में दो पैरामीटर का फंक्शन है, y भी दो पैरामीटर का फंक्शन है, ठीक है ना। इस तरह से z यहाँ पे सिंगल पैरामीटर का फंक्शन है। तो रेडियस इसका ये है, सरफेस ऑफ स्फीयर इज़ ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक हो गया, थीटा एंड फाई। पैरामीट्रिक कर्व्स आर, अगर थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट रखें हम, विच आर स्मॉल सर्कल्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। यानी अगर थीटा कांस्टेंट हो जाए, इस फिगर में अगर आप देखें थीटा अगर आपके पास कांस्टेंट हो जाए, ये थीटा अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो आपके पास ये सर्कल बनेंगे जो इस तरह से बन रहे हैं, ये सारे सर्कल्स होंगे, ठीक है, स्मॉल सर्कल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह ये कर्व बनेगी, यानी सर्कल बनेंगे, कर्व बनेगी, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक कर्व्स। अगर फाई को कांस्टेंट रखते हैं, विच आर ग्रेट सर्कल्स इन रिवॉल्विंग अबाउट जी एक्सिस, ये वो सर्कल होंगे जो जी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे, ये भी सर्कल्स बनेंगे, यानी ये भी क्या है, पैरामीट्रिक कर्व्स हैं। और स्मॉल सर्कल किस कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर, यानी वो सर्कल होंगे जो एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व्स बनती हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड। कंसीडर टू नेबरिंग पॉइंट ऑन द सरफेस with position vector r and r plus dr corresponding to the parameters u v and u plus du v plus dv representing respectively। then हमने कोई से दो पॉइंट लिए नेबरिंग पॉइंट, एक का पोजीशन वेक्टर r है तो दूसरे का क्या है r प्लस डी आर।
ये तो पोजीशन वेक्टर, अगर उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हम पैरामीटर लें तो वो कौन से पैरामीटर थे, u और v। तो u और v में भी चेंज आएगा, वो क्या हो जाएगा u प्लस डी यू और v प्लस डी वी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन यानी ये r के लिए u भी हैं और r प्लस डी आर के लिए हमारे पास u प्लस डी यू और v प्लस डी वी हैं। देन डी आर डी का यानी डिफरेंशियल लें r का, वो क्या बनेगा r, क्योंकि फंक्शन ऑफ u भी है और v भी है, इसलिए यहाँ पे हम डिफरेंशियल लेंगे तो क्या बनेगा पार्शल r बाई पार्शल u डी यू प्लस पार्शल r बाई पार्शल v डी वी, बिकॉज the 2 points are adjacent on the curve passing through them, so length of arc ds of the point is equal to their actual distance dr। क्योंकि हम नेबरिंग पॉइंट ले रहे हैं ना, और नेबरिंग पॉइंट में आपको पता है वो जो कर्व का डिस्टेंस होगा और जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो तकरीबन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए डी एस का स्केयर, डी एस किसके इक्वल है, डी आर मॉड, तो डी एस का स्केयर क्या हो जाएगा, डी आर मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। We will use suffix 1 to indicate the partial derivative with respect to u, यानी सुफिक्स हम 1 यूज़ करेंगे किसके लिए, जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे u के लिए, ठीक है, और जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे v के लिए तो उसके लिए हम 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें r का डेरिवेटिव अगर u के लिहाज से करेंगे तो हम उसको लिखेंगे r1, ये 1 सुफिक्स है यहाँ पे, ये सुफिक्स है, ठीक है। तो ये r1 का मतलब क्या होगा कि r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, और r2 का मतलब क्या होगा, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। तो r11 का मतलब क्या हो जाएगा, r का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। 22 का मतलब क्या है, r का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। r12 का मतलब क्या है, या r21 का मतलब है कि एक दफ़ा u के लिहाज से डेरिवेटिव और देन उसका v के लिहाज से डेरिवेटिव, या फिर पहले v के लिहाज से डेरिवेटिव देन उसका u के लिहाज से डेरिवेटिव। Here r1 is along the tangent to the curve u is equal to constant। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, लेट्स सपोज ये देखें हमने v को, लेट्स ये हमारे पास कोई पॉइंट है p जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। तो अगर हम, आपको पता है जब r का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या चीज़ आती है, टेंजेंट आता है, ठीक है। हाँ जी, तो जब आप r का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास टेंजेंट आता है, लेकिन अब r का डेरिवेटिव हम दो तरह से ले रहे हैं, u के लिहाज से भी और v के लिहाज से भी। तो ये r1 है, r1 का मतलब क्या हो गया कि देखें अगर आपके पास ये v को कांस्टेंट रखेंगे ना, v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये आपके पास कर्व बनी है ये वाली, और इसी तरह अगर आप u को कांस्टेंट रखेंगे तो ये वाली कर्व आपके पास बनेगी। और अगर आपने r1 का मतलब क्या होता है कि आप u के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये उस u इज़ इक्वल टू कांस्टेंट वाली कर्व के ऊपर क्या बनेगा, टेंजेंट होगा। इसी तरह से अगर आप r2 का मतलब क्या है कि r का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू v, तो इसका मतलब वो टेंजेंट बनेगा, लेकिन टेंजेंट किस कर्व पे बनेगा, जो v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट रखने से बन रही है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। हेयर r1 असल में क्या है, टेंजेंट टू द कर्व u इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, ये u इज़ इक्वल टू कांस्टेंट है और उसके ऊपर ये क्या है, टेंजेंट। और r2 असल में क्या है, अलॉन्ग द टेंजेंट टू द कर्व v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट रखा है और r2 उसके ऊपर क्या है, टेंजेंट है। ds का स्केयर असल में क्या है, ds किसके इक्वल था, dr का मॉड, तो ds का स्केयर क्या है, dr मॉड का स्क्वायर, और dr किसके इक्वल है, पार्शियल r बाई पार्शियल u डी यू, पार्शियल r बाई पार्शियल v डी वी, और उसका मॉड का स्क्वायर। और ये चीज़ किसके इक्वल है, ये तो r1 है और ये क्या है, r2 है, ठीक है। इनकी वैल्यू लगा दें, स्क्वायर है, मॉड का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा कि सेम, आपको पता है सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आता है, उसका मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाता है। इसी तरह ये मैग्नीट्यूड का स्केयर लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखें r1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, r1 को r1 से डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, r1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, r1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी यू स्क्वायर, तो 2r1 डॉट r2 डी यू डी वी, और इसी तरह r2 का स्क्वायर यानी r2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। वी राइट, अब यहाँ पे भी हम नोटेशंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि r1 का स्केयर जब भी होगा तो हम क्या लिखेंगे, e लिखेंगे, और r2 का स्केयर जब भी होगा तो उसकी जगह g लिखेंगे, और r1 डॉट r2 वेक्टर होगा तो वो f होगा, यानी इसकी जगह पे r1 डॉट r1 क्या होगा, e होगा, r2 डॉट r2 होगा तो क्या होगा, g होगा, और r1 डॉट r2 को क्या लिखेंगे, f लिखेंगे। तो ये इसमें ये वैल्यूज़ लगा दें, तो इसकी जगह क्या लगाना है आपने, e लगाना है,
इसकी जगह पे क्या लगाना है, एफ़ लगाना है, और इसकी जगह पे जी लगाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है जिसमें ई एफ जी आर कॉल्ड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये ई एफ जी क्या है, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ये देखें ई जी लिखा हुआ है, तो ई आपको पता है क्या होता है, आर वन का स्क्वायर, जी क्या होता है, आर टू का स्क्वायर। एफ़ स्क्वायर लिखें, एफ़ स्क्वायर का मतलब क्या है, आर वन डॉट आर टू का स्क्वायर, स्क्वायर लें तो आपको पता है ये स्क्वायर कैसे लेंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यानी आर वन का मैग्नीट्यूड, आर टू का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ हो रही है ना, देन उसका बाद में क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो एंगल हमने क्या रखा हुआ है, ओमेगा रखा हुआ है। ठीक है ना, दोनों के दरमियान जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, ओमेगा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास ओमेगा लग जाएगा। तो वेयर ओमेगा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर वन एंड आर टू। फिर हमने क्या किया, ई जी माइनस एफ़ स्क्वायर किया है, ये ई जी की वैल्यू और माइनस एफ़ स्क्वायर की ये वैल्यू है। यहाँ से देखें दोनों में आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर आ रहा है, कॉमन लें, वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा रह गया, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ई जी माइनस एफ़ स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल हुआ करेगा, आर वन स्क्वायर, आर टू स्क्वायर और साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा, विच इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी कैसे है, ये देखें, ये सारी स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो कहता है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें। इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एच से, यानी इस चीज़ का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमेशा किससे डिनोट होगा, एच से। तो हमेशा एच किसके इक्वल होगा, ई जी माइनस एफ स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, डी स्क्वायर, सॉरी डी एस स्क्वायर, तो आपको पता है वो किसके इक्वल आया था, ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द एलिमेंट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व, ये यू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट रखेंगे तो क्या आएगा, कर्व बनती है आपके पास पैरामीट्रिक कर्व। then is obtained by substituting dv is equal to 0। ये देखें v अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब dv क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो इसमें लगा दें। जब इसमें dv यहाँ पे क्या लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे तो ds का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ई डी यू का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लें तो ये चीज़ आ गई। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व। सिमिलरली द लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व यूज इक्वल टू कांस्टेंट, आपको पता है जब यूज इक्वल टू कांस्टेंट है तो डी यू किसके इक्वल होगा, ज़ीरो होगा, दोबारा इसी इक्वेशन में लगा दें। अब इसमें डी यू ज़ीरो है, डी यू ज़ीरो है, तो डी एस किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट जी डी वी, ये आपके पास आ जाएगा। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग r1 and r2 which are the tangent to the parametric curve u is equal to constant, v is equal to constant। आपको पता है ये जो r1 है ये u is equal to constant जो कर्व है उसके ऊपर क्या है, टेंजेंट है। इसी तरह r2 जो है वो इस कर्व के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। इसके अलॉन्ग हम a वेक्टर ले लेते हैं और इसके अलॉन्ग हम b वेक्टर ले लेते हैं, और हमने कौन से वेक्टर लिए हैं, यूनिट वेक्टर्स लिए हैं। तो आपको पता है ये वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर और r1 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, e का मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि r1 किसके इक्वल होता है, r1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, e के इक्वल। तो r1 का मॉड यानी r1 सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगा, e का स्क्वायर रूट। इसी तरह r2 का स्क्वायर होता था g के इक्वल, तो r2 किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ g। तो अब a डॉट बी अगर करते हैं तो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम, ठीक है ना। और ये मैग्नीट्यूड जो है ये यूनिट वेक्टर्स हमने लिए हैं a और b, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, तो ये कॉज, ठीक है। और इसका मतलब फिर ये हो गया कि कॉज ऑफ ओमेगा किसके इक्वल आ गया, a वेक्टर किसके इक्वल है, यहाँ से ये वैल्यू लगा दें a वेक्टर की, ठीक है। इसी तरह ये b वेक्टर की वैल्यू लगा दें, ऊपर डॉट प्रोडक्ट इकट्ठा कर लें, नीचे स्केलर को इकट्ठा कर लें।
ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एफ़ के इक्वल होता है। और नीचे क्या बन रहा है, ई जी का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉज ऑफ ओमेगा हमेशा किसके इक्वल हुआ करेगा, एफ़ ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ई जी। और इसी तरह अगर हमने साइन ऑफ ओमेगा निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा और स्क्वायर रूट। कॉस स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू लगा दें, ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो एच ओवर ई जी का स्क्वायर रूट। तो साइन ओमेगा की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरह कहता है कि साइन ओमेगा हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। कैसे, साइन ओमेगा जो है कहता है कि अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, ठीक है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करें तो क्योंकि साइन ओमेगा कैसे आता है, यानी आप क्या करें कि असल में यहाँ पे हमने क्या चीज़ की है, यहाँ पे हमने यहाँ पे आर वेक्टर सॉरी ए वेक्टर, ठीक है, उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया है बी वेक्टर के साथ। और आपको पता है ये क्रॉस किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो वो क्या आ जाएगा, साइन, लेकिन साथ क्रॉस प्रोडक्ट में साथ क्या आती है, डायरेक्शन, एन डायरेक्शन भी आ जाएगी। लेकिन जब हम, और आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन जब हम इस सारे का मॉड ले लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब वो यहाँ से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा। यानी यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ किया और डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अब दोबारा से ए वेक्टर की वैल्यू लगा दें, बी वेक्टर की वैल्यू लगा दें, ठीक है, तो ये यहाँ से फिर इनको इकट्ठा करें तो ये ई जी और ऊपर ये बन गया आपके पास R1 क्रॉस R2 का मॉड। तो R1 क्रॉस R2 का मॉड किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे H के इक्वल आ गया। क्यों H के इक्वल आ गया, क्योंकि इसको दूसरी तरफ से यहाँ से H की वैल्यू निकालें ना, यहाँ से H की वैल्यू क्या निकलती है, साइन ओमेगा और ई जी का स्क्वायर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब साइन ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ई जी जो है वो एच के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ई जी के स्क्वायर रूट को इस तरफ शिफ्ट करें तो साइन ओमेगा और स्क्वायर रूट ऑफ ई जी बन गया वो, और ये किसके इक्वल आता है, एच के इक्वल। तो एच किसके इक्वल आ गया, इस चीज़ के इक्वल। तो एच की हमेशा वैल्यू कैसे निकालेंगे, R1 क्रॉस R2 वेक्टर। और इसी तरह टेंजेंट ओमेगा अगर निकालना हो तो साइन ओवर कॉस करें, ठीक है, एच ओवर एफ आ जाएगा आपके पास। इफ़ द पैरामीट्रिक कर्व्स यूज इक्वल टू कांस्टेंट एंड वी इज इक्वल टू कांस्टेंट और ऑर्थोगोनल, यानी कि परपेंडिकुलर हो, यानी कि उनके दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, देन कॉस 90 डिग्री। तो ई एफ यानी कॉस ओमेगा था यहाँ पे, तो अब सिर्फ क्या लग गया, 90 लगा दिया है। और कॉस 90 कितना होता है आपके पास, 0 होता है, तो ये 0 के इक्वल आएगा। और यहाँ से ये चीज़ इधर आके 0, एफ इज़ इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया कि जब भी कर्व्स ऑर्थोगोनल होंगी, पैरामीट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल होंगी, तो एफ हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ऑन द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, ये सरफेस गिवन है हमें, ये देखें u और v का फंक्शन है, u और v का फंक्शन है, और ये क्या है, फंक्शन ऑफ u है। राइट डाउन द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड शो डैट पैरामीट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। हमने क्या फाइंड करना है, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मतलब हमने ई एफ जी और इस तरह की ये चीज़ें निकालनी है और शो करना है कि पैरामीट्रिक कर्व्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। और ऑर्थोगोनल के लिए क्या शो करना होता है आपने कि एफ़ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आर लिखें, आर क्या होता है, एक्स वाई जी, ये एक वेक्टर होता है, और वेक्टर को आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में ये कामाज लगा के लिख सकते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू। अगर इसका R1 करेंगे, R1 का मतलब क्या होता है, यू के लिहाज से डेरिवेटिव, तो ये आएगा। R2 का मतलब क्या है, v के लिहाज से डेरिवेटिव, तो v के लिहाज से डेरिवेटिव कर लें। e किसके इक्वल होता है, R1 का स्क्वायर, तो ये R1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस एफ प्राइम का स्क्वायर। R2 क्या होता है, g होता है, ये R2 फाइंड कर लें। यानी R2 कैसे फाइंड करेंगे, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये चीज़ आ गई। f कैसे निकालते हैं, R1 डॉट R2, जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो f इज़ इक्वल टू 0, ये देखें यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, f इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। फंडामेंट इस ये f इज़ इक्वल टू 0 क्या शो कर रहा है कि ये पैरामीट्रिक कर्व्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल है। हमने क्या लिखना था, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या थी, डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी यू का स्क्वायर, यानी ये आपके पास इक्वेशन थी। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ लगा दें, ई की वैल्यू रखें, एफ़ की वैल्यू रखें और जी की वैल्यू रखें, सिंप्लीफाई करें
तो ये आपके पास फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आ गई है। और हमें ये भी चीज़ पता है कि एफ ज़ीरो है, तो वो क्या शो कर रहा है कि ये जो पैरामीट्रिक कर्व्स हैं ये असल में क्या हैं, ये आपके पास ऑर्थोगोनल बनती हैं। पैरामीट्रिक कर्व्स जो हैं वो क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ पढ़ी कि फंडामेंटल ऑफ मैग्नीट्यूड्स यानी कि ई, जी और एफ़, इन सब की वैल्यूज़ फाइंड की, और ऑर्थोगोनल पैरामीट्रिक कर्व्स क्या होंगी और असल में पैरामीट्रिक कर्व्स क्या होंगी, ये चीज़ें हमने आज डिस्कस की। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन हो तो आप उसको ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।